जय हिंद साथियों। कल के क्लास में आप लोगों ने देखा था कहां तक, तो हम लोग भाग को पढ़ रहे थे और भाग 8 तक आप देख चुके थे। आज का क्लास जो है इसमें हम लोग भाग 9 से लेकर के और भाग 22 तक स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सब लोग जो है सो साथ में बने रहिए और फटाफट जो है सो इसको हम लोग देखते हैं। भाग 9 की अगर बात की जाए तो भाग 9 क्या कहता है। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, ऑनलाइन क्लास आप लोग परचेज किए हैं तो लाइव जुड़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं कि कहीं कहीं क्लास होता होगा, लेकिन कोशिश कीजिए लाइव जुड़ने का। लाइव जुड़िएगा तो आपके मन में जो सवाल आएगा वो आप पूछ पाएंगे। लेकिन मैं अगर रिकॉर्डिंग आप देखेंगे तो सवाल किससे पूछेंगे, कैसे पूछेगा, कहां पूछिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लाइव जुड़े हैं। परचेज करना बहादुरी नहीं है, क्लास को लाइव जुड़ना भी जो है सो बहादुरी होता है। तो आप जो है सो लाइव जुड़ने की कोशिश कीजिए। भाग 9 कहता है कि भैया भाग 9 जो है इसके तहत जो कुर्द रियासत थे, कुर्द रियासत उसको समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया। किस संशोधन द्वारा? तो 7वां संवैधानिक संशोधन 1957 के द्वारा। ठीक है, पिछले क्लास में आपने देखा था कि जो 7वां भाग था, उस 7वें भाग में भारत के सभी राज्यों को 4 सेक्शन में बांटा गया था। उन्हें भी इसी संशोधन द्वारा खत्म किया गया। तो जब उन्हें खत्म कर दिया गया तो कुर्द रियासत यानी कि छोटे छोटे जो रियासत थे कुछ, उनको भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया इसी के तहत। ठीक है, यानी वर्तमान टाइम में भारत में कोई भी कुर्द रियासत नहीं है। उसके अलावा इसमें क्या जोड़ा गया, तो पंचायती राज जोड़ा गया। पंचायती राज 243 से लेकर 243 में ए से लेकर के ओ तक, यानी इसको हिंदी में लिख सकते हैं क से लेकर के और अ तक जो है यह पंचायती राज के बारे में बताता है। यानी भारत में एक पंचायत होगा, पंचायती व्यवस्था होगी, उसके बारे में जानकारी जो है हमको यहां से प्राप्त होती है। क्लियर है? कहां से? तो 9 से, भाग 9 से। लेकिन याद रखिएगा कि पंचायती राज की व्यवस्था पहले से था, लेकिन इसको लागू बाद में किया गया अलग अलग संशोधनों के द्वारा। अगर हम पंचायती राज की बात करें तो इसको 73वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा क्या किया गया, भारतीय संविधान में 1992 में जोड़ा गया। और अप्रैल में, कितने अप्रैल को, तो 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल 1993 में इसको लागू किया गया। यही कारण है कि जो 24 अप्रैल है इसको हम लोग पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, जैसे मैं लिखा रहा हूं, जैसे भाग 9 लिखे, भाग 9 में ये दोनों बात आप लिख लिए। इसके बीच में मैं जो समझा रहा हूं आप उसको भी कोशिश कीजिएगा कि लिख लेने का। ठीक है, हालांकि जो चीजें चर्चा हुई है, संवैधानिक संशोधन वगैरह, ये सब आगे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है आपको जितना समझ में आता है उतना कवर कीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो भाग 9, उसमें ये दोनों बात जरूर आपको मेंशन करना है कि भाग 9 में क्या था, तो कुर्द रियासत को समाप्त करने का प्रावधान कौन से संशोधन द्वारा, इसके द्वारा, और पंचायती राज को जोड़ा गया। किस आर्टिकल में है पंचायती राज? तो 243 के ए से लेकर के ओ तक में। क्लियर है? चलिए भाग 9 का क। अब मान लेते हैं कि गांवों में ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई, क्योंकि गांवों के लोगों का विकास हो सके। तो क्या शहरों में लोग नहीं रहते थे? बिल्कुल रहते हैं, शहरों का भी विकास होना जरूरी है। तो शहरों के विकास के लिए भी एक और संशोधन हुआ। कौन सा? तो उसमें 73वां हुआ था, 74वां संवैधानिक संशोधन हुआ 1992 में ही। और इसके तहत भाग 9 का क जोड़ा गया और 9 का क में नगर पालिका जोड़ी गई। लेकिन इसका अनुच्छेद कहां से कहां तक रहा, तो इसका अनुच्छेद जो है 243 का पी से लेकर के जेड जी तक रहा। अब ये कहिएगा सर जेड जी क्या है, तो पी से लेकर के जेड तक तो था, लेकिन जेड के बाद अब तो एबीसीडी खत्म हो गई। तो जेड के बाद क्या किया गया, जेड को कॉमन रखा गया, जेड का ए, जेड का बी, जेड का सी, इस तरह से करते हुए जेड जी तक जाता है आपका कौन, नगर पालिका से संबंधित प्रावधान। क्लियर है? इसकी व्यवस्था जो है शहरों में की गई। ध्यान रखिएगा, भारत की जो शासन सत्ता है, आपने पढ़ा था संविधान की विशेषता, उस विशेषता में मैंने बताया था कि भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, किसी भी स्तर पर हो जाए। जैसे आपका केंद्र स्तर पर संसद है, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। राज्य स्तर पर विधानमंडल है, विधानमंडल में कौन कौन आ जाता है, तो आपका राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। इसके बाद आपका जो है पंचायत स्तर पर, ये भी 3 है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, और शहरी स्तर पर आपका नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम। क्लियर है? इसीलिए भारत की एक खास बात यह है कि भारत में जो आपका प्रशासनिक व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था है, यह विशेषता है भारत की। क्लियर है? चलिए, तो ध्यान रखना है कि भाग 9 का क आपको जो है क्या बताता है, नगर पालिका के बारे में। कब जोड़ा गया, तो 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1992 में इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया। क्लियर है?
चलिए अगला प्रश्न कह रहा है भाग 9 का ख, ठीक है, 9 का ख, यह क्या बताता है? तो यह सहकारी समितियों के बारे में बताता है और इसका आर्टिकल 243 का जेड एच से, वो जेड जी था, जी के बाद एच, जेड एच से लेकर के जेड टी तक जाता है और इसको 97वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 2012 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा सहकारी समितियां क्या है। तो होता ही है कि सरकार जो है कार्य करती है, लेकिन सरकार अकेले कितना काम करेगी, तो अपने कार्य के लिए कुछ हेल्प करने के लिए कुछ अलग अलग समितियों का निर्माण करती है। जैसे आपने सुना होगा एनजीटी, ग्रीन नेशनल ट्रिब्यूनल, ये जो है आपको क्या कहते हैं, पेड़ पौधे लगाने के लिए और वातावरण को स्वच्छ रखने के उपायों के बारे में काम करती है, या कोई अगर गंदा करता है तो उस पर जुर्माना वगैरह लगाने का काम करती है। तो वह एक प्रकार की सहकारी समिति है। तो इसी प्रकार की बहुत सारी सहकारी समितियां मिल करके और सरकार के साथ जो है सो कदम से कदम बढ़ा के काम करती हैं। सहकारी समितियां जरूरी नहीं है कि वह सरकारी हो, ठीक है, अर्ध सरकारी हो सकती हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 9 का ख बताता है सहकारी समितियों के बारे में। आर्टिकल आपका 243 का जेड एच से जेड टी तक और 97वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 2012 में इसे जोड़ा गया। मैंने कल भी कहा था कि मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग जो है सामान्य तौर पे क्या है कि आप केवल मेरा क्या देख पा रहे हैं, मेरा केवल आप वीडियो देख पा रहे हैं, लेक्चर देख पा रहे हैं। याद रखिएगा पढ़ाई करने का मेरे पास मात्र 3 फॉर्मूला है। इस 3 फॉर्मूला को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। दूसरी बात कि मेरे पास अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि जब दरोगा का वैकेंसी आएगा तो उसका अलग बैच आपको करना पड़ेगा, बिहार पुलिस का अलग करना पड़ेगा, जीडी का अलग करना पड़ेगा, सीजीएल का अलग करना पड़ेगा, कुछ नहीं। मेरे पास एक बैच अगर आप करते हैं तो आपको जो है दरोगा से लेकर के उसके नीचे के जितने भी एग्जाम होते हो, चाहे सीजीएल हो जाए, रेलवे हो जाए, एसएससी हो जाए, सभी में जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है उसके लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 3 फॉर्मूला क्या है? तो पहला मेरा क्लास, पहला क्या है मेरा क्लास, दूसरा पीवाईक्यू जो मैं आपको दूंगा, यानी कि जैसे भाग खत्म हुआ तो भाग से रिलेटेड पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा, और तीसरा मॉडल क्वेश्चन पेपर। मॉडल क्वेश्चन पेपर यानी कि पीवाईक्यू बनाने के बाद जरूरी तो नहीं है कि वो पीवाईक्यू ही एग्जाम में आ जाए, तो उसके बाद में उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रकार के सवालों का संभावना है वो सभी सवालों को मैंने बना करके रखा है और कंटिन्यू उस पे काम चल रहा है। तो वो तीनों अगर आप ले लेते हैं, ये तीनों अगर आपको मिल जाता है तो फिर आपको किसी भी एग्जाम के आने के बाद टारगेट बैच ज्वाइन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक हवा जो बना हुआ होता है कि आइए जो है सो दरोगा का सिलेबस आपको पढ़ाएंगे हम कितने में, 6000 में, आपका एसएससी का सिलेबस 3000 में, तो आप पता चलता है कि आप जाके उसको 20,000 दे दिए। अब बिहार पुलिस का अलग बैच किए हुए हैं, दरोगा का अलग बैच किए हुए हैं, सीजीएल का अलग बैच किए हुए हैं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप मेरी क्लास को ज्वाइन कीजिए और उस क्लास को ज्वाइन करने के बाद आप जो है आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से चीजों को जो है तीनों चीजों को ले सकते हैं। बात समझ में आया? कैसे ज्वाइन कीजिएगा? तो आप जाइए ऐप पर और चक्रवर्ती मैथमेटिक्स ऐप है प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कीजिए। उसमें मेरा जीके जीएस का आपका क्लास है, उस क्लास को जाकर के क्या कर सकते हैं, आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, और वहां से आप परचेज कर सकते हैं मेरे क्लास को। क्लियर है? तो ये तीनों चीजें जो है इसको कवर करेंगे, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, कोई नहीं रोकेगा। फिलहाल हम बात कर रहे थे सहकारी समितियों का और ये हो चुका है। इसके बाद है आपका 10वां भाग, भाग 10। यह क्या बताता है? अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में बताता है। अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र 244 से लेकर के 244 का क, यानी कि 244 और 244 का क, मात्र 2 आर्टिकल इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, सामान्य तौर पर कोई भी क्षेत्र जो है उसको अनुसूचित जाति क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार जो होता है वह राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, और जैसे ही कोई क्षेत्र अनुसूचित जाति क्षेत्र घोषित होगा तो उसमें सामान्य वर्गों के प्रवेश को वर्जित कर दिया जाएगा। सामान्य वर्ग उसमें प्रवेश नहीं करेंगे क्योंकि उनकी अपनी एक सभ्यता, एक कल्चर होती है। वहां पे हो सकता है कि सामान्य वर्ग को दिक्कत हो जाए, या हो सकता है कि वो जो जनजातीय क्षेत्र है उन लोगों को दिक्कत हो जाए। आपने सुना होगा, एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार अकबर और बीरबल ये दोनों जो है आपस में क्या कर रहे थे, आपस में गन्ना खा रहे थे। तो गन्ना खाने के दौरान हुआ है कि अकबर का जो है उंगली थोड़ा सा कट गया, ऐसा छीला ना तो कट गया, और अचानक उसके मुंह से निकला, बीरबल मेरा उंगली कट गया। तो बीरबल के मुंह से अचानक निकल गया कि महाराज जो होता है सो अच्छा ही होता है, ठीक है। अब बीरबल को इतना गुस्सा है कि बताइए मेरा उंगली कटा हुआ, ब्लड निकल रहा है, बोल रहा है जो होता है सो अच्छा होता है। उसने बोला, अकबर ने, कि ले जाओ इसको जो है सो रात भर कोड़े मारो और सुबह जो है सो इसको फांसी पर लटका देना सुबह होने से पहले।
चला गया, उसको लेकर के चला गया सना। अभी बेचारा जो है सो अकेले क्या करे, मन नहीं लग रहा था तो सोचा चलो शिकार करके आते हैं। तो ये बंदा शिकार पे निकला, एक हिरन का पीछा करते करते जंगल में काफी अंदर तक निकल गया। अब रात हो गई, उधर से लौटने के दौरान उसको कुछ आदिवासी समूहों ने घेर लिया, वहीं जनजातीय समूहों ने उसको घेर लिया। संजोग से उस दिन वो लोग जो है अपने देवता को बलि चढ़ाने वाले थे और जीव जंतु खोज रहे थे। ये मिल ही गया उसको एक जिंदा शरीर जो है। नतीजा ये हुआ कि इसको नहलाया धुलाया गया और रात के टाइम में जब इसकी बलि देने जा रहे थे तब तक उसका जो मुखिया था उसका नजर इसके उंगली पे पड़ा। सामान्य तौर पे होता है कि बलि संपूर्ण जीव की जाती है, अगर कटा फटा जीव है तो संपूर्ण नहीं, उसकी बलि नहीं होगी। तो उसने बोला छोड़ो छोड़ो इसको, ये अपवित्र मानव है, इसकी बलि नहीं दे सकते हैं। अचानक सकौर को याद आया कि अरे सही बोला था बीरबल कि जो होता है सो अच्छा होता है, आज उंगली नहीं कटा होता तो मेरा गर्दन कट गया होता। फिर उसके दिमाग में आया कि अरे बाबा हमने तो बोला हुआ है किसको, फांसी देने के लिए, अब पता नहीं जंगल का रास्ता किधर है कैसे है, भागना पड़ेगा नहीं तो उसको सब लटका देगा फांसी पे। अभी बेचारा भागते आया देखा तब तक जो है इसको अभी काला कपड़ा पहना रहा था, सब गर्दन मुंह तोप रहा था ढक्कन फांसी पे चढ़ाने के लिए। बोला रुको रुको उतारो नीचे उतारा गया। तो बोला अकबर की बीरबल तुम सही बोलते थे कि जो होता है सो अच्छा ही होता, देखो आज उंगली कटा था मेरी गर्दन कटने से बच गई। तो बीरबल फिर बोला कि हाँ महाराज जो होता है सो अच्छा होता है। तो अकबर के दिमाग में एक सवाल आया कि ठीक है मेरे लिए तो अच्छा हुआ, तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ, तुम रात भर पिटाया है, 2 मिनट लेट हो जाता था तुम सूली पे लटका दिए जाते। तो बीरबल बोला कि महाराज अगर आपने हमको ये सजा नहीं दिया होता तो जंगल में हम भी आपके साथ गए होते, और हम आपके साथ अगर जंगल में गए हुए होते हैं तो आप तो अपवित्र थे, हम तो नहीं थे, मेरी तो गर्दन कट जाती, पिटाइए से मेरा काम चल गया। अब देखिए मैं समझाना क्या चाह रहा था कि जनजातीय क्षेत्रों में मानव के प्रवेश का वर्जन इसलिए होता है कि उनकी कल्चर क्या थी, उनकी कल्चर थी वो मानव की बलि दिया करते थे। अब उस स्थिति में अगर बलि दे दिया जाए, कोई व्यक्ति गया और उसकी बलि दे दी गई तो कैसा रहेगा, सोच के जरा देखिए। यही कारण है कि आपको जनजातीय क्षेत्रों में सरकार जब किसी राष्ट्रपति जब किसी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करते हैं तो उसमें आम मानव के प्रवेश को वर्जित कर दिया जाता है। क्लियर है आपका? आपको बस कितना ध्यान रखना है कि भाग 10 जो है वह अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताता है और इसका आर्टिकल 244 से लेकर के 244 के क तक जाता है। क्लियर है? चलिए अगला है भाग 11। भाग 11 क्या कहता है? यह कहता है राज्य केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के बीच में एक रिलेशन होता है। आपने देखा था भाग 5 भाग 6, भाग 5 में देखा था संघ एवं उसके अधिकार क्षेत्र, भाग 6 में देखा था केंद्र एवं उसके अधिकार क्षेत्र। लेकिन दोनों ऐसा नहीं कि सारा काम अकेले अलग अलग करते हैं, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनको ज्वाइंट रूप में करते हैं। तो जब ज्वाइंट रूप में करेंगे तो उसी के बारे में बताया गया कि भैया ये रिलेशन कैसा है, संबंध कैसा है। तो केंद्र राज्य संबंध जो है इसके बारे में जानकारी हमको कहां से मिलती है? 254 से 263 जो आर्टिकल है इसके बीच में हमको जानकारी मिलती है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक बोला है अध्याय 1 बोल रहा है विधायी संबंध जो आर्टिकल 245 से 255 तक जाता है, और दूसरा अध्याय बोल रहा है प्रशासनिक संबंध जो 256 से 263 तक जाता है। विधायी संबंध का मतलब हुआ कानून बनाने का अधिकार। विधायी का क्या करता है? कानून बनाता है। तो कानून बनाने का अधिकार जो है वह आपको अध्याय 1 में चर्चा किया गया है जिसका आर्टिकल 245 से 255 तक है। और प्रशासनिक अधिकार संबंध जो है यानी कि दोनों के बीच, जैसे आप देखते होंगे प्रशासनिक एरिया में भारत किसी भी राज्य के अंदर आपको जो है डीएम भी होता है, एसडीएम भी होता है, ठीक है, एसपी भी होता है, डीएसपी भी होता है। तो एसपी केंद्र का हो गया, डीएसपी राज्य का हो गया, दोनों में रिलेशन है तभी तो साथ में रह रहा है। क्लियर है? या फिर आप स्टेशन पे देखते होंगे आरपीएफ भी रहते हैं, जीआरपी भी रहता है। तो जीआरपी राज्य सरकार का, आरपीएफ केंद्र सरकार का, दोनों में एक रिलेशन है। कैसा? तो प्रशासनिक रिलेशन। और यह आर्टिकल आपका 256 से लेकर के 263 तक आता है। क्लियर है? अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको शेयर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। नहीं पसंद आती है तो बताइए कि क्या पसंद आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, आइए अगला आपका बोल रहा है भाग 12। भाग 12 के अंदर हम लोग संपत्ति, संविदाएं, वित्त और वाद को देखते हैं। माने धन संपत्ति विवाद जो है वह किसके अंतर्गत आता है? तो वह जो है भाग 12 के अंतर्गत आता है, उसको इसमें रखा गया है। याद होगा आप जब पढ़ रहे थे, क्या आप जब पढ़ रहे थे आपको जो है, हालांकि आपने अभी नहीं पढ़ा मौलिक अधिकार, लेकिन बीच में मैंने कहीं चर्चा किया है कि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था जिसको हटा दिया गया है। ठीक है, हटा दिया गया है, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और कानूनी अधिकार में कहां डाला गया है? 300A में डाला गया है। देखिए कहीं पे है वित्त, वित्त है आपका वित्त 264 से लेकर के 291 तक। और संपत्ति का अधिकार जो है, संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार, इसको हटाया गया, कहां डाला गया? 300A में। देख लीजिए 300A में इसको डाल दिया गया है। ठीक है,